नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सामने आ रही है। फिलहाल मुस्लिमों ने खुले में अदा की नमाज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 29 ग्राउंड में अदा की गई जुम्मे की नमाज के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बावजूद भी अदा हुई है नमाज। तो इस मामले पर कई समय से जो है वह तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर आज शुक्रवार है और आज जुम्मा है, तो जुम्मे की नमाज अदा की गई खुले में, जबकि इसका कई संगठन जो है विरोध करते हुए नजर आए हैं। मुस्लिमों ने भी खुले में अदा नमाज की है आज ही। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिमों ने खुले में नमाज अदा की है। और ऐसे में इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल भी बड़ा बयान दे चुके हैं नमाज को लेकर, और एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बार फिर से खुले में नमाज अदा की गई है, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बार फिर से खुले में नमाज अदा की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, खुले में नमाज को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और ऐसे में विरोध चल रहा था। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं लाइव। मोहित, देखिए, लगातार तमाम संगठन जो हैं खुले में नमाज अदा करने के विरोध में नजर आ रहे थे और ऐसे में सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया। उसके बाद एक बार फिर से जुम्मे की नमाज जो है वह खुले में अदा की जा रही है। तो बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में बीते लंबे समय से खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा था, मगर ऐसे में जो संगठन है, हिंदू संगठन हुए मुस्लिम संगठन, दोनों ही जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। हालांकि खुले में नमाज को लेकर जब हमने मुस्लिम लोगों से बात की तो इस बारे में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग साफ पर कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं जो हमारी नमाज जो वो करते हैं, परेशान करते हैं नमाज करते समय। और ऐसे में अब गुरुग्राम जिले के अंदर जो आज फिर जो नमाज अदा की गई है, ऐसे में जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर कहा था कि जो है एक संख्या के तौर पर इकट्ठा होकर मोहित आपसे अगली खबर पर और जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटते हैं। गुरुग्राम में खुले का नमाज का मुद्दा जो है बीते लंबे समय से गरमा रहा है और ऐसे में आज फिर शुक्रवार है और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदायगी की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि आज के दिन हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि आज गुरुग्राम में खुले में नमाज को नहीं होने दिया जाएगा और उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। मगर पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदायगी के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है, मगर जुम्मे की नमाज को जो अदा करना है उसके चलते अपनी मर्जी से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदायगी कर रहे हैं। और अभी तक जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मगर ऐसे में इस विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस विरोध की वजह से किस तरीके की भावनाएं जो हैं इनके समुदाय के प्रति लोगों की बन रही है और इसका क्या इलाज हो सकता है। क्या जिला प्रशासन ने कोई परमिशन दी है या फिर अपनी मर्जी से नमाज अदायगी यहाँ पर की जा रही है? सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम साबिर हुसैन कासमी है। मुख्यमंत्री ने अभी साफ कर दिया था कि कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं होगी, उसके बावजूद भी अगर खुले में नमाज हो रही है तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि उकसाया जा रहा है किसी को? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। मुख्यमंत्री के एक बयान जो है हिमायत में आता है, दूसरा विरोध में आता है। अब हमें तज्जिया और तबसरा करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने पहले क्या बयान देते हैं और 15-20 दिन पहले क्या बयान देते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से यह है कि अगर नमाज सहन नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो गुड़गांव के अंदर बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है और कब्रिस्तानों की ज़मीन मौजूद है, ईदगाहों की ज़मीन मौजूद है। तो हमें वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचने की ज़रूरत नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार
केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में है। आप रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है, इतना प्रॉपर्टी है कि अगर वो जो है मिल जाए तो ये कोई इशू ही नहीं बनेगा। तो हम तो सरकार से भी चाह रहे हैं और अपने बिरादरान वतन हिंदू संगठनों से, हिंदू कम्युनिटी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दे। ये मसला कोई मसला ही नहीं है, इशू नहीं है ये। अगर इशू होता तो ये 20 साल से क्यों नमाजें जो है खुले में हो रही? मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, हिंदुस्तान को लेकर आप क्या मानसिकता रखते हैं, क्या सोचते हैं हिंदुस्तान को लेकर के क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है। 1857 से लेकर 1947 में हमने जो मुसलमान ने कुर्बान दिए थे वो बेमिसाल हैं, तारीख का, इतिहास का हिस्सा हैं। तो हिंदुस्तान हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा होम टाउन है। तो हम ये सवाल आपके अंदर क्यों पैदा हो गए, मुझे इस पर हैरत हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जिगर का टुकड़ा है और इसी जिगर के टुकड़े में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ रहते हुए आप खुले में नमाज अदायगी पहले से करते आ रहे हैं, मगर अब एक अचानक से कुछ लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं, क्या फील होता है अपने ही देश के अंदर ऐसा प्रताड़ना को सहन करना, ऐसे विरोध को सहन करना? ये समस्या सरकार की तरफ से है। अगर सरकार जब चाहे इस तरह के हमें जो फीलिंग का एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे हम दूसरे घर में बैठे हों, तो ये सरकार इस पर जो है एक्शन ले और हमें इस तरह की कोई फीलिंग महसूस ना करने दे। धन्यवाद। तो ये लोग थे मुस्लिम समुदाय से जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हिंदुस्तान है वो इनके जिगर का टुकड़ा है और इस जगह पर अगर वो नमाज अदायगी करते हैं तो उनका हक है। मगर सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि हर शुक्रवार जो है गुरुग्राम में माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहता है और दो समुदायों के बीच जो है कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस के साए में इस पूरी नमाज की जो है तैयारियां कर ली गई हैं, पुलिस के साए में पूरी नमाज की अदायगी की जाएगी। और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम जिले में विरोध हो रहा है खुले में नमाज का, तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं उस कार्य प्रणाली पर कि क्यों आखिरकार बार बार इस तरीके से खुले में नमाज के मामले में विरोध होता है। और जो लोग हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है और इसका खामियाजा जो है किसी दिन जरूर किसी न किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, या तो इनको परमिशन देकर एक जगह मुहैया कराई जाए या फिर पूर्णतः इस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं और चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बार बार टकराव की स्थिति गुरुग्राम जिले में हर शुक्रवार बन रही है और बार बार ये बनती स्थिति कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहित के पास चलते हैं। मोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, अब क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, दोनों की भावनाएं तो जरूर आहत हो रही है जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन इस बीच एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम द्वारा भी बयान दिया गया है खुले में नमाज अदा करने को लेकर। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अगर अभी की स्थिति की बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो नमाज अदायगी कर अपने घर की तरफ लौट चुके हैं जी। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर कह दिया कि भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसे में आज एक बार फिर जो है लोग इकट्ठे हुए और नमाज अदायगी के लिए पहुंचे। और हालांकि हिंदू संगठन की कोई संख्या नहीं पहुंची, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जरूर अदायगी हुई है। मगर सवाल जो उठता है वो कार्यप्रणाली पर प्रदेश सरकार की भी उठता है और जिला प्रशासन भी उठता है कि अगर जब मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात का बहिष्कार कर दिया था कि खुले में नमाज नहीं होगी, तो क्यों बार बार जो है नमाज की जा रही है और क्यों पुलिस फिर उनको प्रोटेक्शन दे रही है? और अगर तो सीएम के, मुख्यमंत्री के अगर आदेश ऐसे थे कि नमाज खुले में नहीं करनी है, तो ऐसे में क्यों नहीं बंद कराते हैं इस नमाज को? और अगर जब खुले में करानी है तो क्यों नहीं ऐसे फैसले लेते हैं जिला प्रशासन या फिर प्रदेश सरकार कि ये जो दोनों जो गुट हैं, यानी कि जो हिंदू संगठन है या फिर मुस्लिम संगठन है, वो एक दूसरे के सामने आन ना खड़े हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते शुक्रवार से हर बार जो है जो स्थिति थी नमाज के दिन वो तनावपूर्ण रही और कहीं ना कहीं जो है कई बार स्थिति खराब होते होते भी बची। तो क्या इंतजार इस दिन का किया जा रहा है कि दोनों संगठन या दोनों गुट जो थे आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठे और ऐसी तस्वीरें सामने आए कि जहां देश की छवि इंटरनेशनल पायदान पर भी खराब हो और साथ ही साथ देश के अंदर छवि दोनों ही धर्मों के बीच में जो है कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो? तो कहीं ना कहीं रिस्क पे चल रहा है गुरुग्राम। और जिस तरीके से एक स्थिति को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि नमाज खुले में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, प्रदेश के मुखिया मना कर देते हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन देने खड़ी हो जाती है,
तो जो सवाल है वो कई खड़े हो रहे हैं। जी अपने आप में यही अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है सीएम के बयान के बावजूद भी, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन खुद वहां पर मौजूद होकर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ऐसे में कई सवाल जो है अपने आप में खड़े हो रहे हैं। क्या वहां पर कोई हिंदू संगठन मौजूद रहा, कोई भी शरारती तत्व वहां पर मौजूद रहे हो, या किसी भी तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई हो अब तक? मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू वाहिनी एक संगठन है गुरुग्राम का, वहां से जो उसके संस्थापक हैं वो अकेले वहां पहुंचे थे, और उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर, दिनेश भारती ने ये बतलाया कि वह यहां पहुंचे जरूर हैं और खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं, मगर शांतिपूर्ण तरीके से इनको नमाज अदायगी करते समय कोई अड़चन उनके बीच में नहीं पैदा करेंगे। मगर हाँ, उन्होंने जो है अपने ज्ञापन जिला उपायुक्त को भी दिए हैं और हरियाणा सरकार को भी लिखा है उन्होंने कि खुले में नमाज ना होने दी जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं और कहीं ना कहीं दो संगठन जो है आपस में भिड़ सकते हैं, जिसके चलते अभी विचाराधीन है कि क्या सरकार इस पर फैसला लेती है, फिर जिला प्रशासन की तरफ से क्या इस बात को लेकर के बयान सामने आता है, वो देखने वाली बात होगी। मगर कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले के अंदर अगर नमाज खुले में होती है तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों को इस बात से तकलीफ होती है और दोनों के बीच कहीं ना कहीं गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना रहता है और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे इस मसले के अंदर कोई बड़ा फैसला लेना होगा और सख्ती से इसको लागू कराना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमित की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। एक ही दिन में मिले कोरोना के 180 नए केस, अपने आप में एक बार फिर से संख्या बढ़ी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के 13 नए केस भी सामने आए हैं। देखिए, कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो है वह डबल होती जा रही है। एक ही दिन में कोरोना के जहां 180 नए मामले आए, अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची है 600, और वहीं ओमिक्रॉन के 13 नए केस सामने आए हैं। अपने आप में ही यह स्थिति और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वह सीधे तौर पर तीसरी लहर की आहट को कहीं ना कहीं दर्शाते नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों द्वारा जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, सीधे तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जिसके कारण अब नतीजे जो सामने आ रहे हैं वह सीधे तौर पर कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के मामलों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही दिन में 180 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जो अब संख्या बढ़कर 660 पहुंच गई है। और अपने आप में बड़ी बात की 13 नए मामले जो हैं ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। तो ऐसे में नए वर्ष में हम लोग आगाज करने जा रहे हैं और उससे पहले लगातार कोरोना का साया जो है अब 2022 पर भी पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना का साया 2022 पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक और नया वेरिएंट, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं, न केवल स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बल्कि प्रशासन की चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ गई है। सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगाने के बावजूद भी वहां पर सीधे तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता एक्शन मोड में नजर आए हैं। कमल गुप्ता ने पंचकुला नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और सभी ब्रांचों में इंस्पेक्शन भी किया। इस दौरान कुछ कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, साथ ही ऑडिट ब्रांच भी खाली मिली। मौके पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं। साथ ही कमल गुप्ता ने कहा कि निगम में आकर मुझे काफी निराशा हुई है, जो चिंता का विषय है। निगम कार्यालय में करीब 80% अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं, तो अपने आप में यह बड़ा चिंता का विषय जो है उन्होंने जाहिर किया है मंत्री ने। मैंने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि आने वाले महीने में कम से कम 6 बोला कि 8 बोला, 8 औचक निरीक्षण करेंगे, जो इनका क्षेत्र है। और उसमें जैसे आज मैं एक्शन ले रहा हूं, जैसे आज मैंने चेकिंग की, तो जो उसमें डिफॉल्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई लेकर
मुझे सूचित करेंगे कि मेरे इन 8 औचक निरीक्षण में ये लोग पाए गए और इनके खिलाफ मैंने ये एक्शन लिया। आपके भी आगे औचक निरीक्षण ऐसे ही जारी रहेंगे? जब ये 8 करेंगे तो मैं तो 8 से ज्यादा ही करूंगा। और मैंने आदरणीय डी साहब को भी कहा है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर औचक निरीक्षण नहीं करके तो वो बात बनेगी। औचक निरीक्षण करे और फिर उसकी कोई जो गलती है, कोई फाल्टर है, उसके खिलाफ संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। और वहीं दूसरी ओर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में विभिन्न प्रकार की कमियां भी पाई गई, जिसके बाद अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। पिछली जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी, तो उससे हमने सीखते हुए हमने अपने अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए। 84 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो चुके हैं, जो चल रहे हैं। उसके साथ ही मैंने आदेश दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जो 50 बेड से ऊपर है उनको भी अपने पीएसए प्लांट लगाने होंगे। तो 54 उनके भी लग चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शनल है या नहीं है, सभी जगह जाके देखेंगे सारे फंक्शनल है या नहीं है, वेंटिलेटर फंक्शनल है या नहीं है। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत सारे दिए। और देश में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 जनवरी से लागू होने वाले कोविड नियमों को 31 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिर्फ डबल वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। साथ ही चंडीगढ़ में नए साल पर जश्न मनाने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बिना डबल वैक्सीनेटेड लोगों को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं जो भी लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसे देखते हुए प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और ऐसे में नए वर्ष को लेकर भी प्रशासन काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जहां पर 1 जनवरी से होने वाले नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। उसे देखते हुए पब्लिक प्लेस पर डबल वैक्सीनेटेड की एंट्री ही जो है उन्हें मिल पाएगी। चंडीगढ़ में एंट्री को लेकर नए नियम अब 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं। सिर्फ डबल वैक्सीनेटेड लोगों को शहर में एंट्री मिलेगी, तो नियम तोड़ने वालों से खासा जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो ऐसे में नियम तोड़ने वालों से 5,000 रुपए का जुर्माना जो है वह वसूला जाएगा। तो अपने आप में बड़ा जुर्माना यह वसूला जाएगा अगर कोई भी वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है। तो ओमिक्रॉन को लेकर जहां केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद अब देखने को मिल रहा है कि तो उसी के चलते मूर्थल ढाबा मालिकों ने भी विशेष तैयारियां कर ली है। ढाबों के बाहर बैनर लगा दिए गए हैं और साथ ही दोनों डोज का सर्टिफिकेट और मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्थल पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है। लोगों को बार बार ये जानकारी दी जा रही है और अपील की जा रही है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। सरकार और हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस की कंप्लायंस में हमने जिला प्रशासन सोनीपत में गाइडलाइंस इशू कर दी है। जो पब्लिक प्लेसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मंदिर हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहां पर पब्लिक एंट्री के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि डबल डोज होनी चाहिए। अगर डबल डोज नहीं लगी है, फर्स्ट डोज लगी है, तो उसका जो बीच का पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को प्रशासन ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, डायरेक्शन भी इशू कर दिए हैं।
अपना डिस्प्ले करें कि डबल डोज मैंडेटरी है। जो 2 डबल वैक्सीन हैं, दोनों वैक्सीन होनी चाहिए और मास्क का फुल उपयोग होना चाहिए। अगर उसके बगैर कोई आता तो एंट्री नहीं है? नहीं, एंट्री नहीं है। सर, किस तरह लोग जो आ रहे हैं खाना खाने के लिए उनकी चेकिंग की जा रही है? सर, ये हमारे गेट पर आदमी खड़ा हुआ है और सैनिटाइजर प्रयोग किया जा रहा है। नंबर नोट किया जाएगा, उनका फोन नंबर, नाम, पता, एड्रेस। तो न्यू ईयर पर ये स्पेशल प्लान जो है वह जारी किया गया है और उसी के तहत वहां पर सभी स्टाफ जो है काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों से बार बार अपील की जा रही है 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाना जरूरी है, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। तो ये तमाम तैयारियां जो है वह नए साल को देखते हुए की गई है। और कोरोना की तीसरी लहर के खौफ लोगों को सताने लगी है। इस खौफ ने अब लोगों को टीकाकरण शिविरों के बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। सिविल अस्पताल समेत अन्य शिविरों के बाहर घंटों लोगों की कतार नजर आती है और जिले में रोजाना 8000 लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना के इस लहर को रोकने के लिए वैक्सीन नहीं लगवाने वाले यात्रियों का 1 जनवरी से बस अड्डे में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। टिकट देते समय भी रोडवेज कर्मी वैक्सीन की पुष्टि करेंगे। इसके लिए बस अड्डे पर टीमें तैनात की जाएंगी। जैसे सरकार ने जब ये आदेश दिए थे, गाइडलाइन जारी की थी कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर अगर जिनका वैक्सीनेशन नहीं होगा उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस आदेश का जो है काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। तो जो लोग जिनकी सेकेंड डोज दी थी या जिन्होंने पहली अपनी खुराक नहीं ली थी वैक्सीन की, वो अब आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जब से ये गाइडलाइन है उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों ने। और ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं जिले में लगभग 7,000 के ऊपर के आसपास का हर रोज का वैक्सीनेशन। और इसके साथ ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी अलर्ट है और इसी के चलते न्यू ईयर पर सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं झज्जर में भी डीसी श्याम लाल पुनिया ने लघु सचिवालय में कोविड टीकाकरण की समीक्षा बैठक में की और दिशा निर्देश दिए गए जरूरी। डीसी ने कहा कि जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई है उन लोगों की सरकारी कार्यालयों, बसों, सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन रहेगी और साथ ही सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी बिना दोनों डोज लिए कार्यालय में एंट्री नहीं कर पाएंगे और कार्यालय में गैर हाजिरी मानी जाएगी। वैक्सीनेशन का जो मुहिम चल रही है उसमें फर्स्ट डोज जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी जिले की, तो 100% कवरेज हमने उसका हासिल कर लिया है और दूसरे डोज में भी अभी 69% के आसपास है। तो इसको भी हम प्लान जो हमारा बना हुआ है उसमें हम चाह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये भी 100% हो जाए, तो ताकि आगे आने वाले टाइम में जो 15 से 18 की जो एज ग्रुप को हो या फिर बूस्टर डोज लगने के हो, तो उन लोगों पे हम आगे और काम कर पाएं और जो ओमिक्रॉन का जो संकट है उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत इससे जरूर दिला पाए हम। हमारा ये प्रयास है। सर, नया साल नजदीक आ रहा है, कर्फ्यू भी है, तो 31 तारीख को सेलिब्रेशन का भी दिन होता है, तो उस पर क्या पाबंदियां रहेंगी? उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका अच्छे से पालन करवाया जाएगा। किसी भी तरह की जो भीड़ है उस पे और किसी भी तरह के जश्न पे पाबंदी है, तो वो हम आमजन से आपके माध्यम से अपील भी करते हैं और अपने अधिकारी उसका कड़ाई से पालन भी करवाएं। इस और भी हम दिशा निर्देश। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें शमशेर दहिया के निलंबन के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल सुप्रिंटेंडेंट है शमशेर दहिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने दिए ये आदेश। अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के भी आदेश शमशेर दहिया के निलंबन की। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से निलंबन के आदेश दिए गए हैं शमशेर दहिया को। जेल सुप्रिंटेंडेंट है शमशेर दहिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने ये आदेश दिए हैं। अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के भी आदेश है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शमशेर दहिया के निलंबन के आदेश। जेल सुप्रिंटेंडेंट है शमशेर दहिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने ये आदेश दिए हैं। अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के भी आदेश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के निलंबन के आदेश दिए गए हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट शमशेर दहिया को निलंबन के आदेश दे दिए गए हैं।
और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, बताइए। जी, जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया जब हिसार में पोस्टेड थे उस दौरान उन्होंने एक कैदी से जो है 5 लाख रुपए लिए थे। उसका मामला जो था वो ह्यूमन राइट कमीशन के संज्ञान में आया था। साथ ही साथ वो ये मामला जो है प्रदेश सरकार के संज्ञान में भी लाया गया था, जिसके बाद अब जाकर इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा तुरंत प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया है। साथ ही साथ इनके ऊपर चार्जशीट भी दायर की जा रही है। जी देखिए, क्या कुछ कारण रहे हैं इसके पीछे के? जी बिल्कुल, जिस तरीके का करप्शन का मामला जो सामने आया था जब वो जेल अधीक्षक थे हिसार में, उस समय 5 लाख रुपए जो है वो कैदी के रिलेटिव से लेने का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद जो कैदी के रिलेटिव्स थे उन्होंने ये मामला जो था वो ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष रखा था, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा था, जिस पर देते हुए अब जो है वो तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई की गई है मुख्य सचिव अरोड़ा द्वारा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही उनको ये आदेश जारी किए गए हैं कि वो तब तक जो है वो एडीजी पंचकुला के कार्यालय नहीं रहेंगे जब तक जो है जब तक स्टेशन रहेंगे, जब तक कोई वो परमिशन जो है वो वहां से नहीं मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर शमशेर दहिया के निलंबन के आदेश सामने आए हैं। तो अब जाकर ये आदेश आए हैं, पुराना मामला था। तो एसीएस राजीव अरोड़ा ने ये आदेश दिए थे। अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के भी आदेश जारी किए गए थे। और सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र की 4 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग पहले एक फैक्ट्री में लगी थी, लेकिन आग ने आसपास की 3 और फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग का तांडव देखने को मिला। वहीं फैक्ट्री में सो रहे मजदूरों ने आनन फानन में छत से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान 2 मजदूर घायल भी हो गए। वहीं आग बुझाने के लिए आसपास के जिलों से भी दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया। बता दें कि फैक्ट्री में गत्ता और अन्य दूसरे सामान बनाने का काम किया जाता है, इसलिए तेजी के साथ फैल गई आग और फैक्ट्रियों में यह आग गुरुवार देर रात अचानक लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आग बुझाने के लिए सोनीपत के अलावा कुंडली, राई, गनौर, खरखौदा, पानीपत और अन्य क्षेत्रों से दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया है। वहीं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कितनी भीषण थी, आप तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में करोड़ों का नुकसान पहुंचने की जो है अब तक बात सामने आ रही है। 4 फैक्ट्रियां इस आग की चपेट में आ गई हैं। हालांकि एक फैक्ट्री में मजदूर जो हैं वह छत पर सो रहे थे, जिनमें से 2 मजदूरों को चोट भी आई छत से कूदने में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हर खबर हरियाणा के साथ बने रहिए तमाम खबरों के लिए।